हमारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम बहुत सी लाभकारी जानकारियां आप सभी के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में। साढ़ खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पॉली हाउस में टमाटर की खेती पर विस्तार पूर्वक जानकारी। उर्द एवं मूंग की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी। सब्जियों के अंतर्गत टमाटर की खेती अपने हिमाचल प्रदेश में खासतौर पर कुल्लू, शिमला, सोलन जिलों में और हरियाणा में रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद जिलों में मुख्य रूप से की जाती है। और आपको बता दें कि टमाटर की बाजार मांग वर्ष भर बनी रहती है। ऐसे में हमारे जो किसान भाई पॉली हाउस में टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो उन्हें कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्यों को करने की आवश्यकता है, इसके लिए हम आपको मिलवाते हैं एक प्रगतिशील किसान कुंवर पाल सिंह से और जानते हैं उनके अनुभवों के बारे में। किसान भाइयों, इस बार मैंने पॉली हाउस में टमाटर लगाया है। टमाटर लगाने के लिए सबसे पहले उसकी पौध तैयार की जाती है। पौध लगभग 30 से 35 दिन में तैयार होती है। इसी बीच में हम अपने पॉली हाउस में लगभग 6 इंच ऊंचे बेड बना लेते हैं, जिनकी बेडों की चौड़ाई लगभग 2 फुट होती है और ऊंचाई 6 इंच होती है। इसमें जो 30 से 35 दिन के बाद जो हमारी रोपाई द्वारा नर्सरी तैयार होती है, उस नर्सरी को हम अपने पॉली हाउस में लगा देते। और इसका जो पेड़ से पेड़ की दूरी लगभग 9 इंच से 12 इंच रखते हैं और लाइन से लाइन की दूरी 1 से 1.5 फीट रखते हैं। और नर्सरी लगाने से पहले हम देखते हैं कि उसमें प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद हो। गोबर की खाद पूरी मिट्टी में मिली हुई होनी चाहिए और रोपाई करते हुए उसमें पूरी मॉइस्चर रहनी चाहिए। और हमारा बेड इस तरह होना चाहिए कि उसमें पानी कहीं हमें पानी देते हुए, पानी की सिंचाई करते हुए, चाहे ड्रिप इरिगेशन से हो या फव्वारों से हो या पाइप से हो, कहीं भी पानी रुकना नहीं चाहिए। फिर हम जब 30-35 दिन की हमारी नर्सरी हो जाती है, उसकी रोपाई करते हैं। रोपाई के करते के साथ साथ हम तुरंत फव्वारे से पानी लगाते हैं और जब लगभग 10 दिन पौध लगे हुए हो जाती है, फिर हम ड्रिप के द्वारा उसे रोज़ तीसरे दिन हल्का हल्का 15 से 20 मिनट उसमें पानी देते हैं। गर्मी के लिए बचाने के लिए इसमें स्प्रिंकल सिस्टम से हम पूरे पॉली हाउस को ठंडा रखते हैं, जिससे 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। और अंदर भी फॉगर से हम टेम्परेचर लगभग 4-5 डिग्री कम करते रहते हैं। इसी बीच में जो इसमें सबसे बड़ी सावधानी है जो इस टमाटर के पौधों में आती है, वो एक तो वाइट फ्लाई आती है। वाइट फ्लाई के लिए हम जो बाज़ार में उपलब्ध दवाइयाँ हैं वो डालते हैं। दूसरे, इसमें लीफ माइनर आने की संभावना बहुत बनी रहती है, तो लीफ माइनर के लिए भी जो मार्केट में अवेलेबल दवाइयाँ हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, इसमें कभी कभी सुंडी का प्रकोप भी आता है। सुंडी भी उसके जो
नए आने वाले पौध में जो नई फल आते हैं उनको खाकर छोटा कर देती है और पत्तियों को भी खा जाती है, जिससे कि हमारी पैदावार काफ़ी प्रभावित होती है। तो सुंडियों का उपचार भी हमें करते रहना चाहिए और जब भी उसे हम फल अंदर सब्जी तोड़ने जाए हमें इस चीज़ का ध्यान रहना चाहिए कि जूते पहन के अंदर ना जाए और कपड़े अपने अच्छी तरह से साफ़ करके जाएं, जिससे कि बाहर के वातावरण से कोई हमें सुंडी, वाइट फ्लाई या लीफ माइनर का कोई प्रभावित क्षेत्र से अगर हम गुजर रहे हों तो हमारे कपड़ों से अंदर पॉली हाउस में संक्रमण ना हो। और इसके साथ साथ हम ये देखभाल के साथ साथ जैसे ही हमारे पौधों की बढ़ोतरी चलती रहती है या आखिरी दिनों तक पूरे 3 महीने बढ़ोतरी भी चलती है और फल भी आता है, तो इसके हम तंतुओं को ऊपर के जो धागों में ऊपर चढ़ाते रहें और ये ऊपर लगभग 7 फीट तक 8 फीट तक इसकी जाती रहेगी और वहाँ हमारे जो फ्लावरिंग आता रहेगा और टमाटर की जो खेती है उसकी पैदावार होती रहेगी। किसान भाइयों, अभी आपने एक किसान के अनुभवों को सुना। इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर यशवंतराव परमार, उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी सोलन, हिमाचल प्रदेश के वैज्ञानिक डॉक्टर हैप्पी देव शर्मा। वैसे तो टमाटर की खेती हम पहले से करते आए हैं और इसकी फसल जो है वो एक वर्ष में एक बार ली जाती है, लेकिन इसकी एक साल में 2 फसलें जो है वो भी ली जा सकती हैं अगर इसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन पॉली हाउसेस के अंदर हम लगाते हैं। इसके लिए पहली फसल जो है वो जनवरी फरवरी में रोपाई करके जो जून जुलाई महीने तक फसल ले सकते हैं और दूसरी फसल जो है वो जुलाई अगस्त में रोपाई करके जो है वो नवंबर दिसंबर या जनवरी महीने तक इसकी फसल ली जा सकती है। इन दोनों फसलों में प्रत्येक फसल में 2-3 महीने तक तोड़ाई जो है फसल की आती है और अच्छा मुनाफा जो है वो किसान कमा सकते हैं। टमाटर के पौधे जो हैं वो पॉली हाउस में 90 बाई 30 सेंटीमीटर या 70 बाई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाने चाहिए। किसान भाइयों, पॉली हाउस में टमाटर की फसल में एक पौधे की 2 टहनियाँ छोड़नी चाहिए तथा बाकियों की काट छांट करते रहना चाहिए तथा पौधा जब थोड़ा लंबाई ले ले तो उसको जो है वो सुतली से सहारा देना चाहिए। सुतली से उसको चारों तरफ से करके ऊपर को तार से बांध देना चाहिए। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पॉली हाउस में लगाई गई टमाटर की फसल ज़्यादा पैदावार देती है तथा एक गुच्छे में काफ़ी ज़्यादा टमाटर लगते हैं जो कि अच्छी गुणवत्ता के भी रहते हैं। पॉली हाउस में टमाटर की फसल की अगर हम बात करें तो प्रति वर्ग मीटर हमें 10 से 12 किलोग्राम टमाटर की जो उत्पादन है वो मिल जाता है। सोलन के नौनी विश्वविद्यालय द्वारा किसानों को पॉली हाउस में टमाटर की फसल लगाने की सलाह दी गई है। पॉली हाउस में लगाकर टमाटर की पैदावार 10 से 12 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर तक ली जा सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पॉली हाउस में लगाए गए टमाटर के पौधों की लंबाई या ऊंचाई अधिक होती है और उन पर कीटनाशकों का भी कम प्रकोप रहता है। इस तरह कुछ बातें ध्यान में रखकर किसान खेतों की अपेक्षा पॉली हाउस में टमाटर की अच्छी पैदावार ले सकते हैं। वहीं सरकार द्वारा पॉली हाउस पर किसानों को सब्सिडी देने का प्रावधान है, जिससे किसान और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। मौसम विज्ञान भारत सरकार एवं ग्रामीण मौसम सेवा के द्वारा प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की लंबी व बौनी किस्मों की पनीरी लगा सकते हैं। बुआई से पहले बीज का उपचार बेवेस्टिन नामक दवाई से करें। 1 किलोग्राम बीज प्रति 2.5 ग्राम दवाई से उपचारित करें। 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। मध्यवर्तीय क्षेत्रों में मक्का की बुआई की जा सकती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए 48 घंटों के अंदर एट्राजीन 50 WP 1.75 से 2.75 किलोग्राम 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
सिंचित क्षेत्रों में मूंग तथा मांस की बुआई करें। सिंचित क्षेत्रों में गर्मियों में हरे चारे के लिए चरी एवं बाजरा की फसल लगाने का उचित समय है। प्रदेश के निचली एवं मध्यमवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों में अदरक, हल्दी, कचालू तथा जिमीकंद की बिजाई का उपयुक्त समय चल रहा है। बिजाई के लिए अदरक की उन्नत किस्म हिमगिरी, हल्दी की पालम पीताम्बर, पालम लीलिमा तथा अरबी तथा जिमीकंद की अधिक पैदावार देने वाली स्थानीय किस्मों का ही चयन करें। अदरक, हल्दी व कचालू की बीज बिजाई के लिए स्वस्थ 30 से 35 ग्राम वजन वाले 2 से 3 आंख वाले कंदों का ही प्रयोग करें। बिजाई से पूर्व कंदों का 25 ग्राम इंडोफिल एम 45 व 10 ग्राम बेबेस्टीन प्रति 10 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 घंटे तक उपचार करें। इसके बाद ही इसकी बुआई करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में लाल भरंग कीट के नियंत्रण के लिए मेलाथियान 50 EC का छिड़काव करें। अन्य सब्जियों के विभिन्न कीटों के नियंत्रण के लिए भी किया जा सकता है। टमाटर, शिमला मिर्च, कड़वी मिर्च तथा बैगन की पौध की रोपाई करें। निचले पर्वतीय क्षेत्रों में मार्च में लगाई गई सब्जियों में 40 से 50 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर निराई गुड़ाई के बाद सब्जियों की फसलों में डालें। टमाटर व भिंडी की फसल में फल छेदक कीट से बचाव हेतु डाइमेथोएट दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में मटर, मूली, सलजम, गाजर, पालक, अंगोला एवं फाफडा, राजमास आदि की बिजाई खत्म करें। इसके अतिरिक्त फूल गोभी, बंदा गोभी, ब्रोकली व विदेशी सब्जियों इत्यादि की पौध को भी खेत में रोपाई करें। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खेतों में लगी हुई सब्जियां जैसे फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली, गाजर, मूली, सलजम, लेट्यूस, पालक, मटर इत्यादि की निराई गुड़ाई करें तथा मटर के अतिरिक्त अन्य फसलों में 40 से 50 किलोग्राम यूरिया खाद प्रति हेक्टेयर की दर से निराई गुड़ाई के समय खेतों में डालें। पॉली हाउस खेती में सफल खेती के लिए निचले व मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार 1-1 मिनट के लिए फॉगर या मिस्टर चलाएं और दिन के समय 50% छायादार जालों का प्रयोग करें ताकि तापमान नियंत्रण किया जा सके। हवा निकासी सुनिश्चित करें। पॉली हाउस में माइट के नियंत्रण के लिए 10 मिलीलीटर प्रोपारजाइट 57 EC या स्पाइरोमेसिफेन 22.9 SC 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। छिड़काव के 1 सप्ताह बाद सब्जियों की तुड़ाई व कटाई करें। दुधारू पशुओं को गलघोंटू व लंगड़ा बुखार आदि का टीका बरसात के पूर्व ही लगवा लें। पशुओं को बाह्य एवं अंतः परजीवियों की रोकथाम हेतु ब्यूटॉक्स 2 से 3 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर सावधानी पूर्वक पशुशाला में छिड़काव करें। पशुओं के शरीर पर पानी दिन में 2 से 3 बार फेंकें और दुधारू पशुओं से दूध कम तापमान में निकालें। मुर्गियां गर्मियों में कम दाना खाती हैं, अतः इनकी खुराक में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा दें ताकि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। नींबू की वृद्धि टी बडिंग द्वारा की जा सकती है। अनार में फूल आने पर फल छेदक कीट की रोकथाम के लिए साइफरमेथ्रिन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। मधु बॉक्सों में समय समय पर अतिरिक्त फ्रेम डाल दें ताकि मधुमक्खियां अपनी बढ़ोतरी कर सकें। कमजोर मौन ग्रहों में मधुमक्खियों को बनावटी खुराक 50% चीनी व 50% पानी का घोल बनाकर दें। यह समय ग्रीष्मकालीन मौसमी फूल लगाने के लिए उपयुक्त है, अतः किसान भाई इसकी तैयारी करें। तो ये थी अहम जानकारियां आपके लिए। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए आप हमारे साथ। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। BBC ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने हरियाणा प्रदेश में खरीफ मौसम में ली जाने वाली दलहनी फसलों के अंतर्गत मूंग एवं उड़द की खेती की जाती है। परंतु आपको ये भी बता दें, खेती की परंपरागत विधियों, देसी किस्मों का चयन एवं वैज्ञानिक प्रबंधनों की जानकारी के अभाव में किसानों को इस फसल से उतनी उपज नहीं मिल पाती जितना कि उन्हें मिलनी चाहिए। यदि आप खरीफ मूंग एवं उड़द की खेती करने जा रहे हैं तो कौन से वैज्ञानिक प्रबंधनों को अमल में लाएं, आइए जानते हैं इस अंश में। उड़द एवं मूंग की उन्नत खेती। उड़द एवं मूंग भारत में उगाई जाने वाली प्राचीनतम फसलें हैं। विभिन्न फसलों के साथ एवं फसल चक्रों में उगाए जाने के कारण दलहनी फसलों में उड़द एवं मूंग का प्रमुख स्थान है। भारत में इनकी खेती दलहनी फसलों के कुल क्षेत्रफल के लगभग 30% भाग में विभिन्न ऋतुओं खरीफ, रबी एवं बसंत में मैदानी क्षेत्रों से लेकर समुद्र तल से 1820 मीटर की ऊंचाई तक होती है। भारत में उड़द एवं मूंग की खेती लगभग 60 लाख हेक्टेयर में की जाती है। भूमि का चयन एवं तैयारी। मूंग एवं उड़द की खेती विभिन्न प्रकार की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन सबसे उपयुक्त भूमि दोमट होती है। मूंग एवं उड़द की खेती के लिए 2-3 हैरो लगाकर या कल्टीवेटर करके पाटा लगा देना चाहिए। बुवाई से पहले खेत में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है, जिससे अच्छा जमाव हो सके। प्रजाति का चुनाव। अच्छी उपज लेने के लिए कम समय में पककर तैयार होने वाली निम्न प्रजातियां उपयुक्त रहती हैं। मूंग की प्रजातियां उड़द की प्रजातियां बीज की मात्रा। मूंग की 25 से 30 किलोग्राम तथा उड़द की 30 से 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बुवाई की विधि। मूंग एवं उड़द की बुवाई देशी हल के पीछे कुड़ों में 4-5 सेंटीमीटर की गहराई पर करना चाहिए तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखना चाहिए। इसकी बुवाई सीड ड्रिल के द्वारा भी आसानी से की जा सकती है। बीज शोधन। उड़द एवं मूंग के बीजों को 2.5 ग्राम थीरम एवं 1 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधन करना चाहिए। इससे प्रारंभिक अवस्था में रोग शोधक क्षमता बढ़ती है और बीज का जमाव अच्छा होता है एवं पौधों की संख्या में कमी नहीं होने पाती। बीज उपचार। उपयुक्त बीज को शोधित करने के बाद एक बोरे पर फैलाकर बीज को राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें, जिसकी विधि इस प्रकार है। आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोल लें। इस घोल में 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर का पूरा पैकेट मिला दें। इस मिश्रण को 10 किलोग्राम बीज के ऊपर छिड़ककर हल्के हाथ से मिलाएं, जिससे बीज के ऊपर एक हल्की परत बन जाए। इस बीज को छाया में 1 से 2 घंटे तक सुखाएं, तत्पश्चात बुवाई करें। उर्वरकों का प्रयोग। मूंग की अच्छी पैदावार के लिए प्रति हेक्टेयर 10 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम गंधक बुआई के समय कूड़ों में देना चाहिए। इसी प्रकार उड़द की फसल में 15 किलोग्राम नत्रजन, 45 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय कूड़ों में देना चाहिए। दलहनी फसलों के लिए फॉस्फेट पोषक तत्व की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। रासायनिक उर्वरकों से दिए जाने वाले फॉस्फेट पोषक तत्व का काफी भाग भूमि में अनुपलब्ध अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। भूमि में अनुपलब्ध फॉस्फेट को उपलब्ध दशा में परिवर्तित करने के लिए फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया (PSB) का कल्चर बहुत ही सहायक होता है। इसलिए नाइट्रोजन की पूर्ति हेतु राइजोबियम कल्चर के साथ साथ फॉस्फेट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए PSB का भी प्रयोग करना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण। पहली सिंचाई करने के बाद निकाई करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं।
खरपतवारों का नियंत्रण पेंडिमेथलिन 30 EC रसायन की 3.3 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर बुआई के बाद छिड़कने से भी किया जा सकता है। आवश्यकता यह है कि फसल को बुआई से 40 से 45 दिन तक खरपतवार रहित रखना चाहिए। फसल सुरक्षा। मूंग एवं उर्द दोनों फसलों में प्रायः पीले चित्रवर्ण मोज़ेक रोग का प्रकोप होता है। इस रोग के विषाणु सफेद मक्खी द्वारा फैलते हैं। इसकी रोकथाम के लिए समय से बुवाई करना चाहिए। इसके अलावा पीले चित्रवर्ण दिखते ही पौधों को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। सफेद मक्खी दिखने पर मिथाइल ओ डिमेटॉन 25 EC या डाइमेथाइट 30 EC की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। थ्रिप्स। इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ दोनों पत्तियों पर फूलों से रस चूसते हैं, जिससे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और फूल भी गिरने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए मिथाइल ओ डिमेटॉन 25 EC या डाइमिथोएट 30 EC को 1 लीटर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ये नहीं है कोई परियों की दास्तां, ना ही सास बहू की है ये कहानी। ये दास्तां है सच्ची वारदातों की, दिल दहला देने वाले अपराधों की। करेंगे हम पर्दाफाश ऐसे वाकयात का, दास्ताने जुर्म। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कमर्शियल कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जो आधार है डेयरी का वो एक सांड होता है, या अपन कहें कि बुल इज द हाफ ऑफ द हर्ड। मतलब आधा 50% इम्पोर्टेंस बुल पे होती है और 50% इम्पोर्टेंस पूरी गाय की या भैंसों की होती है। ये बताता है कि एक सांड का कितना महत्व। अब किसी भी नस्ल का अगर आप सांड लेते हैं तो उसमें बुनियादी बातों का याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोशिश की जाए, अगर आप अंग्रेज नस्ल का सांड ले रहे हैं या थारपारकर का ले रहे हैं या गिर का ले रहे हैं या राठी का ले रहे हैं, कोई सी भी गाय की नस्ल जो आपके एरिए में बहुत ज़्यादा है और आप एक सिलेक्शन मेथड से जिस ब्रीड का या जिस नस्ल का आप सांड ले रहे हैं उस नस्ल के सारे कैरेक्टर उसके अंदर विद्यमान होने चाहिए। क्योंकि अगर मेल के अंदर ब्रीड कैरेक्टर प्योर नहीं है तो आने वाली संतति कौन से नस्ल की होंगी ये कहना मुनासिब नहीं हो पाता है। आप जिस नस्ल का सांड लेना चाह रहे हैं उस नस्ल का कैरेक्टर मिनिमम जो दूध उत्पादन है वो उसके अंदर फुलफिल होना चाहिए। और पशुपालक भाइयों, मेरा निवेदन आपसे इतना है कि जब भी आप सांड खरीदने के लिए जाएं, कोशिश करें किसी सरकारी संस्था से आप खरीदने की कोशिश। वो इसलिए ज़रूरी खरीदना हो जाता है कि जो उसकी फोरफादर का जो या पेरेंट्स का या एंसेस्टर का जो दुग्ध उत्पादन है या हिस्ट्री है वो किसी भी सरकारी संस्था पे आसानी से उपलब्ध हो जाती है। क्योंकि जब तक अपन को ये मालूम नहीं है कि इसकी माँ ने कितना दूध दिया, इसकी औलाद ने कितना दूध दिया है, उसको अपन अगर सांड के रूप में खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं एक जल्दबाजी का सबब बन जाता है। तो कोशिश अपन ये करें कि जब भी अपन सांड खरीदने जाते हैं कि एक तो उसमें फिजिकल एबनॉर्मलिटी कोई नहीं होना चाहिए, उसके पाँव के आसपास कोई चोट नहीं हो, उसकी कद काठी बिल्कुल नस्ल के अनुरूप होनी चाहिए,
ताकि क्या है ना कि वो जो भी कोई उस सांड को देखे ये कहे कि हाँ भाई उस नस्ल का लगता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों का बड़ी बारीकता से देखना बहुत ज़रूरी होता है जब आप सांड खरीद रहे हैं। इसमें क्या है ना कि मेल के अंदर फैटीनेस, जो मोटापन है, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है। इवन जब आप खरीद के भी ले आते हैं जानवर को, तब भी आप ये कोशिश करें कि बुल्क एक्सरसाइज का बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। तब तक अगर एक्सरसाइज बराबर 2-2.5 घंटे का एक्सरसाइज उसका रोज़ का नहीं होता है, इससे अगर नहीं होगा तो इससे होगा क्या कि वो उसके अंदर चर्बी चढ़ जाएगी, और जो चर्बी जो चढ़ जाती है पशु के अंदर, वो उसकी जो सेक्स लिबिडो है उसको प्रभावित करती है। जब नर का चुनाव कर रहे होते हैं, इसके साथ साथ हमको कुछ दूसरी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई रोग ना हो, उसका वजन नस्ल के अनुरूप होना चाहिए, उसकी कद काठी नस्ल के अनुरूप होनी चाहिए। इन चीज़ों का अगर अपन ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं अपन एक बेहतर नस्ल का जानवर चुनने में सफल हो पाते हैं। और फिर इसके बाद जब अपन उसको घर पे लेके आ रहे हैं तो उसको ज़रूर अपन 6-7 दिन अपने जानवरों से अलग रखें, ताकि एकदम उसमें अगर ऐसी कोई भी चीज़ हो, बीमारी हो जो उस वक्त ना दिखाई दी हो, वो बीमारी 6-7 दिन अलग रखने के बाद में सामने आ जाती है, ताकि ऐसा ना हो उसके अंदर कुछ ऐसी बीमारी हो जो अपने जानवरों पे कहना चाहिए कि स्थानांतरित हो जाए। इन चीज़ों का भी अपन ध्यान रखें, जो इसको कहना चाहिए। जब इन बातों का ध्यान रखने के साथ साथ उसकी जो खाद्य व्यवस्था है, क्योंकि पशु जो बोझा ढोने के काम आता है, अगर कांकरेज की बात करें तो कांकरेज जो क्या है ड्यूअल पर्पज ब्रीड है, दूध भी है और थोड़ा भारी नस्ल का जानवर है, तो ड्राफ्ट में भी अच्छे इसके बच्चे काफ जो हैं अच्छे काम में आते हैं। तो जो लोग जो छोटी छोटी जोत के मालिक हैं वो आज भी एक सांड रखे हुए हैं, तो ताकि कहना चाहिए खेतीबाड़ी का भी काम हो सके उनका। और कहना चाहिए टेम्परामेंट सांड के साथ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। एकदम फ्यूरियस एनिमल नहीं होना चाहिए। हालांकि ये सबसे पहले माना जाता है कि सांड पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कोशिश करें उसका डोसाइल टेम्परामेंट हो, इतना फ्यूरियस एनिमल ना हो। तो ताकि अगर कोई बात अगर ऐसी होती है तो हमेशा सांड को एक जो नोजल रिंग है वो पहना के रखें, ताकि अगर ऐसी कोई परिस्थितियाँ आ जाती हैं ताकि उसको उस दौरान नियंत्रण अपन आराम से कर सकें। इसको हमेशा ध्यान रखें कि सांड को हमेशा गायों से मिक्स ना रखें, अलग से बांधा जाए। और जब भी अगर आप इसके सर्विस ले रहे हैं तो हमेशा 2 सर्विस एक साथ ली जाए, क्योंकि पहली सर्विस जब जानवर के साथ ली जाती है प्राकृतिक सिस्टम में तो उसमें स्पर्म का मोटिलिटी बहुत कम होता है, डेड स्पर्म का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए क्या है, हमेशा जब भी अपन प्राकृतिक सिस्टम से गर्भाधान कराते हैं तो 2 बार जरूर एक बार में ही 2 बार सांड को जरूर चढ़वाया जाए, ताकि जो सेकंड जो सर्विस होगी उसमें स्पर्म का मोटिलिटी और स्पर्म में लाइव स्पर्म का काउंट बहुत ज़्यादा होता है। और एक साथ हमेशा ये ध्यान रखें, अगर फील्ड की अपन बात कर रहे हैं तो 1000 गायों पर एक सांड पर्याप्त होता है, लेकिन उसका खाने पीने का, रखरखाव का, इन सारी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए ताकि आप उसको लंबे समय तक काम ले सकें। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का ये खास कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत हमेशा है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है anndaata.hr@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें खेती बाड़ी संबंधित किसी भी समस्या का निवारण के लिए हमारा निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आम के नए बाग में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ईटीवी न्यूज़ हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।